हेलो बच्चों, आई एम वेलकम बैक टीएस एकेडमी 2.0। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट फिजिक्स क्लास 12। इंटरमीडिएट फिजिक्स क्लास 12। ठीक है बेटा, आज हम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स को, चैप्टर नंबर 1 से, जिसकी पहली यूनिट हमारी है यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रो जो वर्ड्स लिखा हुआ है, ये ग्रीक भाषा का वर्ड्स है, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और जो स्टैटिक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? रेस्ट। ठीक है बेटा। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? स्थिर इलेक्ट्रॉन का। हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है बेटा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। तो लिख देंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। बात समझ में आ रही है आपको? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है कि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करेंगे? स्थिर इलेक्ट्रॉन का। ठीक है बेटा। और अगर आपसे क्वेश्चन में कहे, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में है तो वो क्या उत्पन्न करेगा, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन मोशन की अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है, तो क्या उत्पन्न करेगा। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में होगा, इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में होगा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ध्यान रहेगा ना। यदि कोई इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में है तो क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में है तो वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ठीक है बेटा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और यदि गतिशील अवस्था में है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। तो आज हम पढ़ने वाले स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी है क्या? अभी मैंने आपको बताया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है बेटा। अब ये यूनिट आई कैसे हमारे संज्ञान में? ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि हम रात में सो रहे होंगे और सुबह उठेंगे तो हमको पता चलेगा आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऐसा कुछ तो नहीं हुआ होगा। कुछ ना कुछ रीजन हुए होंगे जिसको हम समझा नहीं पा रहे होंगे, जिसके कारण हमको फिजिक्स के एक नई ब्रांच को बनानी पड़ी, जिसका नाम हमने दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बात समझ में आ रही है बेटा? तो वो कारण कौन कौन से थे जिनको हम समझा नहीं पा रहे थे, जिसके कारण हमको फिजिक्स की एक नई ब्रांच बनानी पड़ी, जिसका नाम हम लोगों ने दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वो कारण क्या क्या थे, देखते हैं उसके बारे में। तो आपने गुरुत्वाकर्षण फोर्स पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण बल का फंडा होता है F = कैपिटल G m1 m2/r²। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल मोटा मोटा आपको बता रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता है कि जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा,
वो बॉडी दूसरी बॉडी पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी। बात समझ में आ रही है? जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा वो बॉडी दूसरी बॉडी पर उतना ही फोर्स क्या करेगी? अप्लाई करेगी। ठीक है, जैसे सन और अर्थ, दोनों में किसका मास ज्यादा है? सन का मास ज्यादा है कि अर्थ का? स्वाभाविक सी बात है, सन का मास ज्यादा है। तो सन फोर्स किस पर लगा रहा है? अर्थ के ऊपर। तो अर्थ घूम रही है चारों ओर सन के। ठीक है बेटा, अब अर्थ और मून ले लें। अर्थ का मास ज्यादा है कि मून का? स्वाभाविक सी बात है, मून अर्थ का, तो मून चक्कर लगा रहा है। क्लियर है इतनी बात? अब हमारा मास ज्यादा है कि अर्थ का? हमारा मास ज्यादा है कि अर्थ का? स्वाभाविक सी बात है, अर्थ का। तो हम ऊपर से गिरेंगे तो कहां आएंगे? नीचे गिरेंगे, अर्थ में घसीट लेगी। ठीक है, अब बताइए इस बोर्ड का मास ज्यादा है कि अर्थ का? स्वाभाविक सी बात है, अर्थ का। अगर ये क्लिप हटा दी जाए तो बोर्ड नीचे गिरेगा? बिल्कुल गिरेगा। अभी थोड़ी देर के लिए मार्कर ना मानकर इसको मान लेते हैं चौक। अब बताइए इस चौक का मास ज्यादा है कि अर्थ का? भाई अर्थ का मास ज्यादा है, छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगी। अब ये चौक जिस मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है उस मॉलिक्यूल्स का मास ज्यादा है कि अर्थ का? तो स्वाभाविक सी बात है, अर्थ का। ठीक है, अब अगर इसी चौक को मैं बोर्ड पर चला दूं, इसी चाक को मैंने बोर्ड पर इसे चला दिया तो चाक ने अपने मॉलिक्यूल्स किस पर छोड़ दिए? बोर्ड के ऊपर। तो अब बताओ क्या पृथ्वी इन मॉलिक्यूल्स को घसीट पा रही है? जबकि इन मॉलिक्यूल्स का द्रव्यमान बहुत छोटा है, मास बहुत कम है, पृथ्वी का मास बहुत बड़ा है। तो क्या इन मॉलिक्यूल्स को पृथ्वी घसीट पा रही है? नहीं घसीट पा रही है। बस यही ऐसे कुछ रीजन थे जहां पर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स फेल हो रहा था, जिसके कारण हमको फिजिक्स की एक नई ब्रांच बनानी पड़ी जिसका नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने आप उत्पन्न नहीं होगी, अपने आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उत्पन्न नहीं होगी। इसको उत्पन्न करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो ऑपरेशन कौन कौन से होंगे? तो घर्षण विधि, एक दूसरे को रगड़कर, टचिंग विधि, एक दूसरे को टच करके, और इंडक्शन विधि, प्रेरणा विधि। बात समझ में आ रही है? तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं इसमें विद्युत आवेश की। किसकी बात करते हैं? विद्युत आवेश की। तो विद्युत आवेश होगा क्या? अभी मैंने आपको बताया चौक थी और अब क्या था? बोर्ड था, उसको मैंने क्या किया? रगड़ा। चौक थी और क्या था? बोर्ड था, उसको मैंने क्या किया? रगड़ा। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या होगी आपकी? जब हम किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ क्या करते हैं? रगड़ते हैं। जब हम किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ क्या करते हैं? रगड़ते हैं, तो वह वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। तो वह वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जब हम किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो वह वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। एक तो यह परिभाषा आवेश की आप लिख सकते हैं। दूसरा लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो देखो हम लिख रहे हैं, जब हम किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो वह वस्तु आवेशित हो जाती है। तो वह वस्तु आवेशित हो जाती है, आवेशित हो जाती है। बात समझ में आ रही है? जब हम किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो वह वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश। नंबर दो नेगेटिव चार्ज, ऋण
आवेश। बात समझ में आ रही है? आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के। आवेश आपको समझ में आया? जब हम किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो वह वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। ठीक है? आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन सा? धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश क्या होगा? देखो, धन आवेश, तो देखो धन आवेश, यहां पर एक बॉडी हम ले रहे हैं कांच, एक वस्तु दूसरी वस्तु ले रहे हैं रेशम। ठीक है? क्या ले रहे हैं? कांच और रेशम, दोनों को आपस में रगड़ते हैं। ठीक है? तो जब हम कांच को रेशम से रगड़ते हैं, जब हम कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की क्षण पर उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। जब हम कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की क्षण पर उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। ठीक है? या दूसरी भाषा में कह सकते हैं किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी धन आवेश को प्रदर्शित करता है। बात समझ में आ रही है? या तो आप यह लिखें, जब किसी वस्तु को जब हम कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की क्षण पर उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं, या किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी धन आवेश को प्रदर्शित करती है। दोनों में से कुछ आप लिख सकते हो। ठीक है? तो देखो जब हम कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। ठीक है? जब हम कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। ठीक है? या मैंने आपको दूसरी भाषा में बताया, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या प्रदर्शित करता है? धन आवेश को प्रदर्शित करता है। ठीक है? अब देखो ऋण आवेश, ऋण आवेश क्या होगा? तो जब देखो, जब हम आबुनस को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, जब हम आबुनस को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो आबुनस की क्षण पर उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। जब हम आबुनस को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो आबुनस की क्षण पर उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। बात समझ में आ रही है? या किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, कमी था तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और अगर अधिकता होगी, मोर देन इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऋण आवेश होगा। तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या प्रदर्शित करता है? ऋण आवेश को प्रदर्शित करता है। ये भी लिख सकते हैं आप। तो लिखेंगे हम लोग, जब हम आबुनस को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो आबुनस की क्षण पर उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। ऋण आवेश कहते हैं। तो क्या समझ में आ गया आपको? आवेश क्या है? जब हम किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। तो वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश क्या होगा? जब हम कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। और जब आबुनस को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो आबुनस की छड़ पर उत्पन्न आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। समझ में आ गया बेटा इतनी बात? क्लियर है? ठीक बेटा, देखो आगे। अब देखो क्या है, जब हम दो पॉजिटिव प्लेट को लेके आते हैं पास, ये दो पॉजिटिव प्लेट है हमारे पास सेम कलर की,
या निगेटिव निगेटिव ले लें प्लेटें हम। अब क्या करते हैं, एक मैंने पॉजिटिव प्लेट ले ली और दूसरी मैंने नेगेटिव ले ली प्लेट। ठीक है, इधर मैंने क्या किया, एक नेगेटिव प्लेट